दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी रेड लाइट एरिया भाग 14 जो हमने कल अधूरी छोड़ी थी। सुबह देर तक निशा का दरवाज़ा न खुलने के कारण पुष्कर काफ़ी परेशान हो उठा है। उसकी माँ उसे ढाढ़स दे तो देती है, पर भीतर ही भीतर वह भी किसी अनहोनी की आशंका से डरी हुई है। दरवाजे के पास जाकर निशा से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है तो वह माँ की बात अनसुनी नहीं कर पाती। अब आगे। निशा दरवाज़ा खोलते ही माँ के कंधे से लगकर फपक पड़ी। माँ ने बड़े स्नेह से निशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल तैयार हो जा, आज तुम्हें अपने भाई के घर भी तो जाना है। नैहर से ही तो डोली उठती है। निशा कुछ बोली नहीं, सिर्फ गीली नज़रों से माँ को देखा। उसे डर था कि बोलेगी तो उसके भीतर का तूफान लावा बनकर फूट पड़ेगा। निशा बाथरूम से निकलकर सीधे अपने कमरे में आ गई। पुष्कर अपनी माँ को फ़ोन कर चुका था कि वह निशा को तैयार होने के लिए बोल दे। वह थाने से निकल रहा है। निशा को जैसे काठ मार चुका था। वह बुत की तरह खड़ी थी। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब माँ ने आवाज़ दी, पुष्कर आ रहा है, तैयार हो जा। निशा मन ही मन सोच रही थी कि काश समय हमेशा के लिए रुक जाता। पुष्कर की मनोवृत्ति भी अजीब होती है। वह अपने अनुरूप ये सब कुछ चाहता है। कल जिस घर और परिजन को खोजने वह रात में नवाबगढ़ आई थी, वही घर जाने की कोई ख़ास खुशी उसे महसूस नहीं हो रही थी। मिलन पर जुदाई भारी पड़ रही थी। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं, चाहे वह राजा हो या रंक। कार नवाबगढ़ से बाहर निकल चुकी थी और लखनऊ के रास्ते पर सरपट भागी जा रही थी। पिछली सीट पर पुष्कर के बगल में होने के बाद भी निशा कहीं दूर खुद में ही खोकर रह गई थी। उसकी चुप्पी अब पुष्कर को खलने लगी थी। लखनऊ पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे, तब तक यूं ही खामोश रहोगी। पुष्कर के पूछने पर निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ तो बोलो। क्या सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। पुष्कर को लगा कि उसे कोई बात शुरू करनी चाहिए। पहली बार अपने भाई से मिलने की कितनी खुशी है, ये तो बता सकती हो। आशा के विपरीत निशा ने पुष्कर से ही सवाल कर दिया, आप तकदीर को मानते हैं? निशा का यह प्रश्न सुनकर पुष्कर हैरान रह गया। इस समय तकदीर की बात कहाँ से आ गई? जो पूछा वो तो बताएंगे। मैं कर्म को मानता हूँ। कर्म के अनुरूप ही इंसान को फल मिलता है। मैं 7 साल की थी। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो माँ की गोद से उठकर कोठे पर पहुँचा दी गई? प्लीज़ ये बात मत निकालो निशा। एक बात बताएंगे? पुष्कर साहेब, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आज आपको मुझसे प्यार हो गया है। आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं। यदि आप मुझसे न मिले होते और मेरा रिश्ता रेड लाइट एरिया से आया होता तो आप मुझसे शादी करते? यह मेरी तकदीर है या मेरा कर्म? निशा की बात सुनकर पुष्कर अवाक रह गया। पुष्कर समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या जवाब दे। मन के हर उद्गार को व्यवहार के लिए शब्द नहीं जुटते। निशा कनखियों से पुष्कर के चेहरे की पर तेजी से आ रहे हाव भाव को निहार रही थी। पुष्कर कांच की खिड़की से बाहर देखने लगा था। पेड़, खेत, बगीचा सभी बड़ी तेजी से विपरीत दिशा में भागे जा रहे थे। क्षण भर को पुष्कर ने सोचा, काश वक्त को भी पीछे चलने की फितरत मिली होती। आपने कोई जवाब नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब। ये हिचकिचा कर पुष्कर ने कहा, कहीं खो गए थे क्या? निशा देखो, मैं फिलोसोफर हूँ, न शायर हूँ, न लेखक हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ जो वही देखता और सोचता है जो सामने दिखता है। मैं सिर्फ उस निशा को जानता हूँ जो मेरे पहलू
में बेटी है। उस निशा को शायद यही क्यों यकीन नहीं पहचान पाता जिसको रिश्ता रेड लाइट एरिया से आता। तुम समझ सकती हो कि एक अपरिचित एवं अनजान के लिए न तो ये दिल धड़कता है, न उससे कोई लगाव होता है। उम्मीद है मेरे ईमानदार जवाब से तुम कोई ठेस नहीं पहुंची होगी। कार हिचकोले खाकर रुक गई। सामने लखनऊ हवाई जहाज की इमारत दिख रही थी। उस समय तक हवाई मार्ग में जाम लगने जैसी कोई समस्या नहीं थी। हवाई जहाज नियत समय पर उड़ गया। निशा पुष्कर को जवाब सुनकर अच्छा लगा। उसको उसकी साफ गोई बहुत पसंद आई। निशा ने सोचा, पुष्कर के भीतर का इंसान कितना मासूम और पवित्र है। मुझे खुश करने के लिए उसने कोई अतिरिक्त यत्न नहीं किया। पुष्कर को लेकर निशा के दिल ने न जाने क्या क्या हवाई महल बनाने में मशगूल हो चुका था कि मुंबई पहुंचने की घोषणा होने लगी। निशा जैसे पहाड़ से नीचे आ गिरी। इतनी जल्दी हम मुंबई आ पहुंचे? कुछ ही घंटे में पुष्कर उसे छोड़कर वापस चला जाएगा। पता नहीं क्यों निशा को मुंबई पहुंचना अच्छा नहीं लग रहा था। पुष्कर उसे छोड़कर चला जाएगा, यह उसे अधीर किए जा रहा था। वह कसकर पुष्कर का हाथ पकड़ ली। दोस्तों, अगर आगे की कहानी सुननी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मैं सुनाऊंगी आपको आगे की कहानी। धन्यवाद।